हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है जुडिशियल रिव्यू। इसमें हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को और लैंडमार्क जजमेंट्स को जो कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हैं। कानून का हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण रोल है। लोग अपने अधिकारों को गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं, बदले में गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है, जिसे दिया गया है हॉब्स के द्वारा। कानून अगर न्याय ना कर पाए तो उसके होने का कोई अर्थ ही नहीं है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों ही ऑर्गन्स अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं, इस बात पर चेक रखने के लिए हमारे पास है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू वो पावर है कोर्ट के पास में जिससे ऐसा कोई कानून जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू ये जो पावर है ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की है। हमने ये जो पद्धति है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है इसे अडॉप्ट तो कर लिया, पर इसे अच्छी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िक्स करने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा बनाने में जुडिशरी का काफ़ी बड़ा योगदान है। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए किया जा सकता है और उन कानून के लिए भी किया जा सकता है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो उस कानून को लागू करे, और जुडिशरी का ये काम होता है कि जो भी कानून बनाया जाता है और लागू किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध ना हो, इस बात का ध्यान रखे। ये तीनों ही ऑर्गन्स अपने आप में सेपरेटली काम कर सकें और एक दूसरे के काम में रुकावट ना बने, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की गई है। जो आर्टिकल 50 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है यूएसए से, पर जितना स्ट्रिक्टली ये कॉन्सेप्ट यूएसए में फॉलो किया जाता है इसका उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में नहीं होता है। जुडिशरी के पास में ये पावर है कि अगर कोई भी कानून जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है तो यहाँ पर जुडिशरी उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13(2) है वो कहता है कि अगर कोई भी कानून जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है अगर वो पार्ट 3 में दिए गए अधिकारों के लिए कोई रुकावट बनता है तो वो शुरुआत से ही वॉइड रहेगा। भारतीय संविधान को पूरी तरह से इंटरप्रेट किया जाए, ये जो ड्यूटी है और ये जो पावर है ये जुडिशरी के पास में है। जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर माना जाता है। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स में बताया गया है, जैसे कि आर्टिकल 13, 32, 131 to 136, 143, 226, 145, 246, 251, 254 और 372। जो आर्टिकल 372(1) है वो बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में उन कानून को लेकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले के हैं। आर्टिकल 13(2) बात करता है उन कानून के बारे में जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद। यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये अधिकार लोगों को प्राप्त हों। अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट के समक्ष अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 या फिर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 251 और आर्टिकल 254 ये बात कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी परेशानी होती है उन कानून के बीच में जो कि यूनियन और स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, अगर ऐसी कोई परेशानी सामने आती है जब कोई यूनियन का कानून किसी स्टेट के कानून से अलग होता है या फिर उसके विपरीत होता है, तब यहाँ पर जो यूनियन का कानून है वो प्रिवेल करेगा और जो स्टेट का कानून है उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जो शब्द है जुडिशियल रिव्यू, इस शब्द की उत्पत्ति कोर्ट में हुई थी डॉक्टर बोनहम के केस में। इस केस में डॉक्टर को लंदन में प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया था क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था। इस केस में ये बात भी सामने आई थी कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसे यहाँ पर वायलेट किया गया है।
इस केस के बाद जो शब्द जुडिशियल रिव्यू है उसे समराइज़ किया गया मारबरी वर्सेस मेडिसन के केस में 1803 में। इस केस में ये हुआ था कि जो प्रेसिडेंट थे एडम, जो कि बिलोंग करते थे फेडरलिस्ट पार्टी को, उनकी जो समय अवधि थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और जो जेफरसन थे एंटी फेडरलिस्ट पार्टी के, वो पावर में आ गए थे। पर एडम के द्वारा अपने आखिरी दिन पर फेडरल पार्टी के जजेस को अपॉइंट करा गया था, पर जैसे ही जेफरसन पावर में आए तो वो इस बात के अगेंस्ट थे। तब उन्होंने मेडिसन, जो कि स्टेट के सेक्रेटरी थे, उनको मना कर दिया कि जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो जजेस को ना भेजे जाएं। मारबरी, जो कि उन सभी जजेस में से एक जज थे, वो अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करते हैं। कोर्ट उस प्ली को एंटरटेन करने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है, साथ ही साथ अपोज करती है उस ऑर्डर को जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा दिया गया था। और इस तरह से जो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रीन है वो डेवलप हुआ यूएस में। इम्पॉर्टेंट केस लॉज: शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951 SC 458। इस केस में ज़मींदार के द्वारा चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को फर्स्ट अमेंडमेंट की, जो कि 1951 में आया था, इस ग्राउंड पर कि वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को और आर्टिकल 13(2) को। साथ ही साथ ये बात भी कंटेंट की गई कि जो आर्टिकल 31 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 368 तो वो एक कानून नहीं है अंडर आर्टिकल 13। तो इसी वजह से जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इस केस के बाद में फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट सामने आया, जिसने ऐड किया आर्टिकल 31(2)(a) को, जिसमें ये बताया गया कि जब तक जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है स्टेट को या फिर स्टेट कॉरपोरेशन को, तब तक वहाँ पर कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में 17th अमेंडमेंट आया था 1964 में, जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट था। इसके द्वारा ऐड किया गया आर्टिकल 31(a) 2(a)(3). इसमें बताया गया कि एस्टेट के अंदर कोई भी लैंड आ सकती है जिसे एग्रीकल्चर या फिर एंशिलरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। साथ ही साथ इसमें वेस्ट लैंड और फॉरेस्ट लैंड भी इंक्लूडेड है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1965 SC 845। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 को चैलेंज किया गया। कोर्ट के द्वारा कंटेंशन को रिजेक्ट किया गया और जो डॉक्ट्रीन है पिथ एंड सब्सटेंस का उसे यहाँ पर अप्लाई किया गया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो आर्टिकल 368 है वो पावर प्रदान करता है आर्टिकल 13(2) को अमेंड करने की। जो जजमेंट शंकरी प्रसाद के केस में दिया गया था उस जजमेंट को यहाँ पर अपहेल्ड किया गया। IC गोलखनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1967 SC 1643। इस केस में जो वैलिडिटी है 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 की, उसे दोबारा चैलेंज किया गया था। इस बार यहाँ पर उसे एक लार्जर बेंच को रेफ़र किया गया था जिसमें 11 जजेस थे। कोर्ट ने 6:5 के रेशो से ओवर रूल किया उस जजमेंट को जो कि दिया गया था शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो शब्द लॉ है जो कि आर्टिकल 13 में है वो इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी, जो कि दिया जाता है अंडर आर्टिकल 368। CJI सुब्बा राव का ये कहना था कि जो आर्टिकल 368 है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बताता है, पावर नहीं प्रदान करता अमेंड करने की, क्योंकि यहाँ पर ये पावर डिराइव करता है फ्रॉम आर्टिकल 248। इस लैंडमार्क केस के बाद में 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971 के द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया उस अफेक्ट को जो कि गोलखनाथ के केस में सामने आया था। इसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ आर्टिकल 13(4), जिसमें ये बात कही गई कि अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 368 तो वो कानून नहीं हो जाता है अंडर आर्टिकल 13। इसके बाद ही 25th अमेंडमेंट ऑफ 1971 सामने आया, जिसमें जो शब्द है कॉम्पनसेशन को जो कि दिया गया है अंडर आर्टिकल 31(2) उसे चेंज करके उसे अमाउंट बनाया गया ताकि उस ऑब्लिगेशन को रिमूव किया जा सके जो कि गवर्नमेंट पे है, कि जो गवर्नमेंट है वो बाउंड है कॉम्पनसेशन प्रदान करने के लिए। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31C को ऐड किया गया,
जिसमें ये बताया गया कि जो आर्टिकल 14, 19 और 31 है वो अप्लाई नहीं किए जाएंगे उन लॉज पे जो कि इनेक्ट किए गए हैं पॉलिसी को इफेक्चुएट करने के लिए अंडर आर्टिकल 39B एंड C। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 SC 1461। इस केस में जो 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 है उसे चैलेंज किया गया। इस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी और 7:6 के रेशो से ये डिसीजन सामने आया कि संविधान को अमेंड करने की जो पावर है वो आर्टिकल 368 में बताई गई है। यहाँ पर एक डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है या फिर अमेंड भी नहीं कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। CJI सिकरी के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर। कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जो शब्द कॉम्पनसेशन है उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है अमाउंट शब्द से। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण AIR 1975 SC 865। इस केस में जो 39th अमेंडमेंट क्लॉज 4 है उसे चैलेंज किया गया था क्योंकि इसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था कि जो इलेक्शन है स्पीकर का और प्राइम मिनिस्टर का उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा इसे स्ट्रक डाउन किया गया था और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980 SC 1789। इस केस में जुडिशियल रिव्यू को ऐड किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस के साथ साथ। IR कोल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 2008 SC 861। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी एक्ट इंसर्ट किया जाता है शेड्यूल 9 में तो उसे जुडिशली स्क्रूटनाइज किया जा सकता है, पर सिर्फ उन्हीं इनेक्टमेंट्स को जो कि इंसर्ट किए गए हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973।